मेगा कवरेज लगातार हमारी जारी है। एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बीच एनडीटीवी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से खास बातचीत की। इस दौरान जीतू पटवारी ने 8 से 12 सीटों पर जीत दर्ज का दावा किया है। जीतू पटवारी ने और क्या कुछ कहा है बातचीत में, आइए आपको सुनाते हैं। मध्य प्रदेश में 4 चरणों में लोकसभा चुनाव हुए। पिछली दफा बीजेपी ने 29 में से 28 सीटें जीत ली थी और इस दफे उसने 29 में से 29 का लक्ष्य रखा है। लेकिन जमीनी हालात कई जगहों पर थोड़े विपरीत हैं। इस वक्त हमारे साथ पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं, उनसे ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं, आप लोगों ने बहुत अच्छी लड़ाई लड़ी है। उम्मीद क्या है? जब हम शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि बीजेपी सही है। 29 की 29 बात जब करती थी, क्योंकि हम रिसेंट चुनाव हारे हुए थे और बुरी तरीके से हारे हुए थे, पर सामूहिक प्रयास क्या होता है और सबका मिलके एक साथ अपने मोटिवेशन के साथ काम करना क्या होता है। पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया। टिकटों का वितरण एक इंदौर और खजुराहो को छोड़ दे तो सब द बेस्ट हुआ और मोटे तौर पे 4 सीटें ऐसी थी जहाँ पे कमज़ोर लड़ाई हुई। बाकी 25 सीटों पे एक नंबर लड़ाई हुई। 10 सीट हमारी ए कैटेगरी की है, बाकी जो सी और डी कैटेगरी की सीट है वो भी अब बी कैटेगरी की सीट है। तो मेरे ख्याल है कितना भी करो, मतलब पिछली बार 34% वोट मिला था हम लोगों को। इस बार हमारा वोट परसेंटेज बहुत अच्छा जाएगा और 8 से 12 सीट कांग्रेस जीत सकती है। 8 से 12, ये बहुत ज़्यादा बड़ा एस्टिमेट तो नहीं हो गया? क्योंकि लगभग आप बात कर रहे हैं कि 40 से 50% सीटें कांग्रेस की झोली में आ सकती हैं। बिल्कुल आ सकती है। आप देखो, भिंड, मुरैना और ग्वालियर तीनों सीट हमारी अच्छी रही। फिर छिंदवाड़ा और मंडला, ये दोनों सीट भी बहुत अच्छी रही। सीधी और सतना भी बहुत अच्छा रहा। फिर हम इधर आते हैं मालवा में, तो ये हमारी जो 3 सीटें हैं, धार और रतलाम और बड़वानी, ये तीनों बहुत अच्छी रही। हमारी राजगढ़ की सीट अच्छी है। ऐसे भोपाल हुआ, होशंगाबाद हुआ, फिर हमारा उज्जैन हुआ, मंदसौर हुआ, ये सीटें हमारी माइनस थी पर ये बरोबरी की लड़ाई हुई है। तो मैं आप ये कह रहे हैं कि ये जो 4 सीटें जहां मतलब 3 दशकों से लगभग बीजेपी है, वहां भी आप बराबरी की लड़ाई में? बिल्कुल 100%। आप जब रिजल्ट आएंगे, पहले पिछली बार हमारी 3.5 लाख से 4.5 लाख एवरेज हार थी। इस बार हार और जीत का पैमाना 1 लाख के अंदर रहेगा, नॉर्मल 80% सीटों। प्रभात त्रिपाठी पॉलिटिकल एनालिसिस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रभात जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत हमें समय देने के लिए। जी दीपिका जी, नमस्कार जी। सर, अब तक का जो ये आंकड़ा निकलकर सामने आया है, इसको आप कैसे असिस्ट करते हैं और बाकी 3 चरणों के मुकाबले इस फेज को, जो अंतिम फेज है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए दीपिका जी, निश्चित तौर पे तीसरे 3 चरण के बाद ये जो आज चौथा चरण का बीच का चुनाव है, लगभग आधा चुनाव हो गया है और ऐसी स्थिति में वोटिंग टर्नआउट काफी कम था। आज वोटिंग टर्नआउट कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, परसेंटेज बढ़ रहा है और निश्चित तौर पे ये जो मालवा और निमाड़ संभाग में जो ये 8 सीटों पे आज चुनाव हो रहा है, वो निश्चित तौर पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण चुनाव है। क्योंकि पिछले बार 2019 में 28 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी ने एक इतिहास रचा था और अब सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा यही है। क्योंकि अभी जिस तरीके से जीतू पटवारी ने दावा किया आपके चैनल में कि वो 10 से 12 सीटें जीत रहे हैं, कहां से जीत रहे हैं ये उनको बताने में ये कामयाब नहीं हुए। लेकिन अपना अपनी एक संभावना होती है हर व्यक्ति की कि भाई मैं 8 से 12 सीटें दावा वो कर रहे हैं। लेकिन जो वोटिंग टर्नआउट और वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, वो निश्चित तौर पे एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। और मैं अगर बात करता हूं 8 से मालवा और निवाड़ सीट में, चाहे आप उज्जैन की सीट की बात करें, चाहे आप खरगोन की सीट की बात करें, इंदौर की सीट में जिस तरीके से कांति बम ने अपना पर्चा वापस ले लिया था और वहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बैक हो गया। प्रभात जी, इंदौर की सीट पे तो मैं आपसे बारीकी से समझना चाहूंगी, जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज एकदम धड़ाम हुआ है, उसके पीछे की वजह मैं आपसे समझना चाहूंगी। नहीं, देखिए जिस तरीके से दीपिका जी मध्य प्रदेश में एक ये संभावना एक उठ रही थी कि कांग्रेस बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, ऐसी स्थिति में नेक टू नेक लड़ाई बाइपोलर कांग्रेस के साथ है। लेकिन वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो निश्चित तौर पे ये लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में ये एक पूरा एक जो जनसंघ का ये पूरा एक क्षेत्र है, संघ और बीजेपी का, तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी का
जो है सफाया करना मुझे नहीं लगता है कांग्रेस के लिए एक मतलब कांग्रेस स्वप्न देख सकती है, लेकिन लड़ाई में है, लेकिन सीट कितनी कन्वर्ट कर पाएंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से आप जैसे आप धार की बात कर लीजिए, वहां भोजशाला वाला पूरा मामला किस तरीके से सर्वे को लेके वहां भोजशाला का मामला उठा, और निश्चित तौर पे वोट पोलराइजेशन की बात जो कांग्रेस भी प्रयास में है, बीएसपी भी कहीं ना कहीं अपने प्रत्याशी खड़े किए हुए हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि आमने सामने की टक्कर जरूर है, टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो परचम है या जो पूरा एक गढ़ है उसको ध्वस्त करने में कांग्रेस कितना सफल होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहुत दिलचस्प चुनाव है, आमने सामने लड़ाई हो रही है, सारे प्रत्याशी मजबूत कैंडिडेट हैं, और जिस तरीके से उज्जैन की बात करें, ये एक पूरा एक गढ़ है संघ जनसंघ का और बीजेपी का, और ये यहाँ एक धार्मिक और पर्यटन स्थल भी आप कह सकते हैं, जय महाकाल जी का एक बहुत बड़ा स्थान है। तो निश्चित तौर पे ये एक बड़ी लड़ाई है मालवा निमाड़ में, और मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा चमत्कारिक प्रदर्शन कांग्रेस कर पाएगी, मुझे ऐसी संभावना नजर नहीं आ रही है। प्रत्याशी बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। मोहन यादव जी को जिस तरीके से अभी अंतिम समय में उनको वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया और एक नेतृत्व परिवर्तन हुआ, तो निश्चित तौर पे एक जाति समीकरण के आधार पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे कील काटे वहां बहुत दुष्ट किए हैं, और तो कुल मिलाकर बीजेपी का होल्ड जो है मजबूत है। धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले तो मैं आज के फेज को लेकर मैं आपका आकलन में समझना चाहूंगी, इन 8 सीटों को आप किस तरीके से असिस्ट करते हैं सर? देखिए दीपिका, मध्य प्रदेश में अंतिम चरण का ये चुनाव है और 8 सीटों पे वोटिंग हो रही है, और जिसमें से 3 तो शेड्यूल ट्राइब के लिए सुरक्षित सीट है, और मुझे लगता है कि इस बार मतदान का प्रतिशत तीनों चरणों की तुलना में बहुत अच्छा रहने की संभावना है। अभी तक के हमने जो रुझान देखा है वो ट्राइबल सीटों पर तो मतदान बहुत अच्छा हो ही रहा है। साथ में शहरी सीटें हमारी जो हैं, इंदौर हो गया, मंदसौर, उज्जैन हो गई, इन सीटों पे भी मतदान का रुझान अच्छा दिख रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पिछले जो 3 चरणों में मतदान में कहीं ना कहीं कमी रह गई थी, वो कमी हो सकता है आज पूरी हो जाए। अब रही बात 8 सीटें के राजनीतिक रुझान की, तो हम अगर विधानसभा चुनाव की तुलना की जाए तो ट्राइबल वोट बैंक पर इस बार बड़ा दारोमदार है कि ट्राइबल वोट बैंक किस तरफ जाता है। 2018 से जो ट्राइबल वोट बैंक था वो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ गया था। 2023 में भी वो कांग्रेस के साथ ही था अधिकांश सीटों पर, विधानसभा सीटों में। अब हो सकता है लोकसभा सीटों में ये वोट बैंक अगर ट्राइबल का भाजपा की तरफ आता है दीपिका, तो मुझे लगता है कि कुछ परिणामों में बदलाव हो सकता है। हालांकि रतलाम और बीजेपी पुरजोर कोशिश करी, बीजेपी का कहना है उन्होंने जितने भी आदिवासी समाज के जो प्रतिष्ठित लोग थे उनके नाम से जिस तरीके से एक के बाद एक योजनाएं ला रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आदिवासी समाज से आती है, और वहीं कांग्रेस का भी कहना है कि उनका भी एक अनूठा संबंध है आदिवासी समाज से। कुल मिलाकर आदिवासियों को साधने की कोशिश दोनों ही पार्टी की तरफ से पुरजोर कोशिश की गई है। हाँ दीपिका, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, दोनों पार्टियों ने पुरजोर कोशिश की है। और ये चुनाव तो दीपिका इस तरह से है कि देखिए, मोदी के 10 साल का कार्यकाल और कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में तुलना करेंगे तो मैं तय करेंगे आदिवासी की दोनों में बेहतर कौन है। और मुझे लगता है कि पिछले 10 सालों में ट्राइबल के लिए बीजेपी ने काफ़ी काम किए हैं, उनके जननायकों को सम्मान दिया है जो ट्राइबल वर्ग ने कभी पाया नहीं था। तो एक ये काफ़ी हद तक के सकारात्मक बदलाव तो आए हैं। लेकिन अभी फिर भी आप देखिए कि जो 3 ट्राइबल की सीट है, खरगोन, रतलाम और धार, ये तो रिजर्व है, और चौथी खंडवा जो है, खंडवा में भी ट्राइबल वोट बैंक बहुत बड़ा है। ये 4 सीटों में निर्णायक मतदाता आदिवासी हैं। अब इसमें से रतलाम और खरगोन की 2 सीटों में तो मुझे लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच बहुत बराबरी की टक्कर है, थोड़ा बहुत अंतर से कोई पार्टी जीत सकती है। बाकी 6 सीटों में तो हम मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं भाजपा बहुत मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। लेकिन ये 2 सीटों के रिजल्ट बहुत मायने रखेंगे।
ठीक है, इन दोनों सीटों का और भी मैं बारीकी से मैं समझना चाहूंगी। फिलहाल आप दोनों हमारे साथ बनिए। एक खबर से यहाँ पे दर्शकों को अपडेट कराते हैं। इंदौर से खबर है जहाँ पे मतदाताओं के लिए खास इंतजाम किया गया है। मतदान करने के बाद मतदाताओं को पोहा आइसक्रीम फ्री में खिलाया जा रहा है। मतदान के इस महापर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मतदान के प्रति जागरूक करने की भी पहल की जा रही है। तो वहीं मतदान करके आने वाले पोहा खाते हुए लोगों से एनडीटीवी ने खास बातचीत की है, सुनिए। हम इंदौर की 56 दुकान पर हैं। 56 दुकान का नाम आता है और वैसे ही जुबां पर स्वाद आ जाता है। और स्वाद की बात करें तो वोट डालने के बाद स्वाद अगर आपको फ्री में टेस्ट करने को मिले तो आप क्या कहेंगे? 56 दुकान व्यापारी एसोसिएशन द्वारा यहाँ पर फ्री में जो है पोहा और ये कहें जलेबी और साथ में जो है अन्य फूड आइटम आइसक्रीम तक भी जो है फ्री किया गया था। तो आप देखिए ये किस तरह से जो इंदौरी पोहा है वो इंदौरी पोहा यहाँ पर सर्व किया जा रहा है। ये देखिए, आप बताएंगे क्या किस तरह से आपने वोट डाल के आके क्या करा है यहाँ पर, पूरी प्रोसेस आपकी? जी, इंदौरियों को वोट देने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए यंग तरंग का धन्यवाद कि जनता को बताएं कि वोट दीजिए, अपने मत का अधिकार दीजिए। हम भी वोट देकर आए हैं। ये केवल एक फ्री पोहे की बात नहीं है, ये आपको जागरूक करने की बात है। आप अपने भविष्य को चुन रहे हैं और जो हमें उचित लगा हमने उस अपने भविष्य को वोट दिया है। लेकिन पोहा आपके लिए कितना मायने रखता है वोट के साथ साथ? जितना जरूरी पोहा है उतना ही जरूरी वोट है। पोहा उतना जरूरी वोट है। मतलब क्या हिंदुस्तान के भविष्य को लेकर मतलब वोट किया है आपने? हिंदुस्तान के भविष्य को देखकर वोट किया है। देखिए अंकल भी हमें दिखा रहे हैं पोहा। ये बच्चे जो है, आपका क्या नाम है? भूमिका सोनी। पोहा कैसा लगता है भूमिका? अच्छा लगता है। अच्छा या खूब अच्छा? खूब अच्छा लगता है। आज आपने पोहा लिया, आपको पता है आज आपको फ्री पोहा मिला? हाँ पता है। क्या पता था? कि जिन जिन ने वोट डाली है उनको फ्री में पोहा मिले। हम सुबह आए यहाँ पर, अपने सुबह 7 साढ़े 7 बजे गए, वोट करके आ गए और फिर अपना थोड़ा घर का काम निपटा के यहाँ पोहे खाने आए हैं। क्या हुआ आंटी जी, किस तरह से पोहा फ्री मिला? मजा आया क्या? मजा आया। हमारा इंदौर है तो अपने को अपना अधिकार जताना है। अच्छा, क्या पोहे के लिए वोट किया या किसी? मैंने यही बोला कि अपना फर्ज निभाया है, अपना भारत अपने को ये सुरक्षित रखना है, सुरक्षित हाथ में जाना है। ओके, देखिए वोट किया है। एक और बच्ची नजर आ रही है हमें। आप क्या वोटर हैं या आपके? अच्छा, पहली फर्स्ट टाइम वोटर? सेकंड टाइम। मतलब विधानसभा के बाद लोकसभा? हाँ। तो क्या पता था आपको आज पोहे के साथ? यही पता था कि बस पोहे इधर 56 पे फ्री मिले जाएंगे वोटिंग करने के बाद। तो आपने वोट क्यों किया, पोहे के लिए या? नहीं, वोटिंग हमारा मतदान पहला अधिकार है, इसलिए हमें करना चाहिए। पोहा का मजा ले रहे हैं और पोहा को लेकर जो एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ हैं। जी, आपका नाम बता के आप बताएं किस तरह से इस बार भी रहा है? सर, 56 दुकान जो नवाचार के लिए प्रसिद्ध है, एक नवाचार था पोहा जलेबी का। ये हमारे जहन में था कि अगर शहर उदासीनता की ओर जा रहा है वोटिंग में, तो हमारा काम है कि हम उसमें ऊर्जा भरें। और ये ऊर्जा थी कि एक बड़ा हुजूम था यहाँ पर पोहा जलेबी के लिए। पोहा जलेबी और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स था उसको हमने आइसक्रीम का भी ऑफर किया था। मतलब हम ये कहें कि मधुरम स्वीट पर हम आ चुके हैं। आप देखिए ये काफ़ी अच्छा यहाँ पर भी इंतज़ाम किया गया था। स्वीट के साथ साथ जो है हम ये कहें कि कोल्ड ड्रिंक और जो है हमको अंकल नज़र आ रहे हैं, अब आराम कर रहे हैं। क्या इंतज़ाम करा था आपने, थोड़ा सा आप बताएंगे अंकल? अच्छा, अंकल उठ भी रहे हैं हमारे लिए। जी, बताएंगे क्या किया था इस बार खास आपने? जो मतदान करने आए थे उनकी तैयारी हमने नाश्ते की रखी है। घर पे नाश्ता नहीं बना है, हमारे यहाँ के नाश्ता करें 56 में। जब सुबह काम पर जाना है तो काम पे जाने के समय आप नाश्ते की चिंता न करें, आप सिर्फ वोटिंग करें। नाश्ते की जिम्मेदारी व्यापारी संघ लेगा। मतलब नाश्ते की जिम्मेदारी व्यापारी संघ ने ले ली थी और यही वजह है कि आज इंदौर वासियों को नाश्ता कराया गया। सहयोगी वेद राठौर के साथ इंदौर से एनडीटीवी के लिए मैं समीर खान। तो इंदौर अपने खान पान के लिए जाना जाता है और यहाँ पर भी देखिए व्यापार एसोसिएशन की तरफ से खास इंतजाम किए गए थे। प्रभात त्रिपाठी जी, पूरी कोशिश यहाँ पे इंदौर में व्यापार एसोसिएशन की तरफ से किया गया ताकि मतदान का प्रतिशत जो है वो 100% किया जाए। चुनाव आयोग की तरफ से अलग कोशिशें की जा रही है। तमाम संगठन, राजनीतिक दल, एवं हम लोग भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप जाओ, वोट करो और अपने मत का इस्तेमाल करें। इसके बावजूद अगर इंदौर में मतदान का प्रतिशत कम रहता है तो क्या वजह आपको समझ आती है? नहीं, देखिए दीपिका जी, जिस तरीके से अभी रिपोर्टर ने दिखाया कि मतदान का प्रतिशत कैसे भी बढ़े,
56 भोग में और पोहा को करके जो फर्स्ट टाइम वोटर था आए निकले, ये एक लोकतंत्र के लिए एक अच्छी बात है। लोकतंत्र में वोट का परसेंटेज बढ़ना चाहिए, चाहे चुनाव आयोग तैयारी करे या व्यक्तिगत तौर पे लोग वहां पोहे की दुकान लगाई, जलेबी की लगाई, ये अच्छी बात है। लोग निकले और इसी बहाने वो अपना वोट डालने आए। अभी जो बात ट्राइबल वोट की हो रही थी, देखिए इंदौर सीट की अगर हम बात करें तो इंदौर सीट तो हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुफीद रही है। एक वहां पे जिस तरीके से पिछले रात शंकर लालवानी प्रभात जी, इंदौर बीजेपी का मजबूत किला है, इतना मजबूत इनकी जड़ें हैं, तो फिर क्या वजह रही कि इन्होंने अक्षय क्रांति बम को ले लिया? दीपिका जी सवाल मुझसे है? जी जी। नहीं दीपिका जी, देखिए जिस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी का एक वहां वेस्ट बोर्ड पे है और जिस तरीके से इंदौर शहर जाना जाता है और इंदौर शहर की जो पहचान है, वहां का जो मतदाता है वो निश्चित तौर पे वो राष्ट्रीय लेवल पे और वोट करता है। और जो एक राष्ट्रीय लेवल पे जो भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने एक करिश्माई नेता के माध्यम से एक जो पहचान बनाई है, वो उसका बड़ा कारण। और इंदौर में आपने देखा हमेशा नंबर 1 रहा स्वच्छता अभियान, सफाई के मामले में इंदौर बहुत अच्छा जाना जाता है। और वहां का जो मतदाता बड़ा जागरूक है, बहुत समझदार है, व्यापारी वर्ग है, बड़े व्यापारी लोग हैं वहां पे। और निश्चित तौर पे एक व्यापारियों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की एक अपनी पकड़ है, वो एक मेन कारण है। और उसके अलावा अभी जो वहां वोटिंग ट्रेंड चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है, अच्छा वोट परसेंटेज इस बार होगा, रिकॉर्ड मतों से जीत की संभावना है प्रत्याशी की जो सिटिंग एमपी हैं। तो ऐसी स्थिति में इंदौर का चुनाव के साथ साथ जो ये 8 सीटों का जो चुनाव हो रहा है, वहां पे जिस तरीके से खरगोन में वोटिंग अच्छी हो रही है, वहां पे हमेशा एक मुद्दा रहा है खंडवा खरगोन रेल लाइन का। आपको एक दिलचस्प कहानी याद होगी कि 1967 में कांग्रेस के शशिभूषण वाजपेयी जीते थे। जीतने के बाद उन्होंने खेतों में रेल की पटरियां लगवा दी थी। उसके बाद जो है बड़ा वो हुआ कि भाई, तो ये जो रेल का एक मुद्दा है और जो ट्राइबल बेल्ट है, देखिए ट्राइबल आदिवासियों का विश्वास भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 2014 से काम करके जीता है, क्योंकि ये पहले वोट बैंक माना जाता था कि ये कांग्रेस का एक बहुत ही मजबूत वोट बैंक है। लेकिन उस वोट बैंक से जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने नलों से जल पानी पहुंचाया और जिस तरीके से आदिवासियों के लिए काम किया, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बनाया, वो एक अलग बात है कि ट्राइबल एक बेल्ट से एक महिला को देश का बिल्कुल ये जो काम किया है ये वोट बैंक पे कन्वर्ट होता है नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन धनंजय जी, ये जो नया ट्रेंड सेट किया जा रहा है, इलेक्शन के समय में ही 3 विधायक कांग्रेस की बीजेपी में जाते हैं, आप इस ट्रेंड को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं विश्वास जो है वोटर्स का वो डगमगा जाता है। देखिए दीपक जी, चुनाव के दौरान दल बदल कोई बहुत नई बात नहीं है और ये बरसों सदियों से होता चला आ रहा है। हर चुनाव में विधायक दल बदलते हैं। आपको पिछले चुनाव की याद होगी, लेकिन नामांकन के आखिरी दिन चुनाव के दौरान जब अपना पर्चा वापस लेना, ये तो एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिल रहा है। ये देखिए इस बार का चुनाव में कुछ ये ट्रेंड जो है ये गलत तरीके से सेट हुआ है। इस बार का चुनाव, ये बात सही है कि जैसे अब ये आपके जैसे तैसे एक बम को ढूंढा था कांग्रेस ने इंदौर के प्रत्याशी के रूप में, जब वो फटा तो कांग्रेस की चिथड़े उड़ गई, ये समझ लीजिए क्या। तो लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति से ज़्यादा क्या है कि भाजपा की अंदरूनी राजनीति इससे एक्सपोज हुई है। आप देखिए कि जो अक्षय क्रांति बम है कांग्रेस प्रत्याशी थे, आज तक के मुझे ऐसा लगता नहीं है कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी के साथ उनका कोई फोटो आया है। इसका मतलब सीधा सा ये सीधा मामला बनता है कि भाजपा प्रत्याशी शंकर लालवानी में इस फेवर में कभी नहीं रहे होंगे कि उनके खिलाफ में प्रतिपक्ष का मजबूत प्रत्याशी न हो। और मुझे लगता है कि भाजपा के एक गुट ने जो इनकी नामांकन वापसी कराई, तो ये भी खबर है कि अक्षय क्रांति बम को उससे भाजपा को बहुत ज्यादा बीजेपी में लाने की जानकारी जो है मध्य प्रदेश आला कमान तक को नहीं थी, सीधे बात जो है दिल्ली से हो रही थी। क्या ये बात सच है? नहीं, इसमें मुझे बहुत ज्यादा नजर नहीं आती है। देखिए क्या है, अब आप ये बताइए कि जब लोकल भाजपा के वहाँ के प्रत्याशी को बात नहीं मालूम थी कि अक्षय क्रांति बम को लाया जा रहा है, क्या
ये प्रादेशिक नेटवर्क ने ही तय किया था कि उसका नामांकन वापस कराया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व ने ये जरूर कहा होगा कि जिस तरह से सूरत में निर्विरोध निर्वाचन होकर के भाजपा प्रत्याशी विजयी हुआ है, अगर उस तर्ज पे इंदौर में सारे प्रत्याशियों को बैठाकर निर्विरोध निर्वाचन करा लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन भाजपा का जो गुट उसमें सक्रिय था, उसने कांग्रेस के प्रत्याशी का तो नामांकन उठवा लिया, लेकिन आप देख लीजिए बाकी प्रत्याशी तो आज भी मैदान में है, चुनाव हो रहा है, लेकिन क्या है, कांग्रेस के प्रत्याशी के गायब हो जाने के कारण चुनाव वहाँ का नीरस हो गया। मतदान बढ़ाना वहाँ से एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम हो गया, खासतौर से भाजपा के लिए मतदान बढ़ाना चुनौतीपूर्ण हो गया। और इंदौर तो भाजपा का गढ़ है, इंदौर से तो भाजपा को जीतना था ही। बिल्कुल। ऐसी स्थिति में जो ये अक्षय बम का नामांकन वापसी कराया गया है, कोई भाजपा के लिए वो बहुत अच्छा कदम नहीं कहा जा सकता है इसको। तो चलिए देखना होगा इसका कितना नुकसान और कितना फायदा कांग्रेस को मिलता है, ये तो खैर 4 तारीख को पता चलेगा। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक और खबर से यहाँ पे